तो ये थोड़ा करेक्टेड बुक है ना, पहले थोड़ा कन्फ्यूजन था ईयर वाइज में, तो इसमें हमने टोटल, हाँ, 2016 से 24 तक का है PYQ, तो ये सिलेबस भी ऐड कर दिया है फर्स्ट पेज पे। सो तो ये 2024 का पेपर है ना PSA, जो कि हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया है। तो जो अभी तक मैं ये डिस्कस किया था, नहीं किया था ना। सो आई थिंक ये वैसे ही क्वेश्चन ही एक बार और आया था ये। यस सर, पर ये डिस्कस नहीं किया। हाँ, ये पेपर डिस्कस नहीं हुआ, बट इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 2024 वाला अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था ना, जो मैंने पहले, जो पुराने वीडियोस जो लोग देखेंगे या देख रहे हैं, तो पुराने वीडियो में मैंने बोला होगा 2024 का है, वो एक्चुअली 2023 का था, है ना। तो ये है, तो ये डिस्कस करेंगे, एक बार सॉल्व करो तो इसके बाद पहले इस ऑर्डर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये ना, तो हम लोग एक्चुअली ये 2023 का पेपर है, जिसका मैंने पुराने वीडियोस में हमने इसको 2024 बोला होगा। इसकी वजह ये है कि वेबसाइट पे ऐसे लिखा हुआ था, जो ओल्ड वेबसाइट है उस पर उन्होंने 2024 के नाम से ही अपलोड किया है, बाहर 2024 लिखा है, इनसाइड 2023 लिखा है, तो कन्फ्यूज़न था, है ना। तो उसमें हमने 2024 बोल के मैंने सॉल्व कराए होंगे, बट एक्चुअली वो 2023 का था, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखोगे तो अभी हमने 2023 वाले सॉल्व कर लिए हैं, 2022 वाले हो गए हैं, 2021 वाला आई थिंक हो रहा था या हो गया है, 2021 शायद कंप्लीट हो गया है, देखता हूँ आज। 2020 स्टार्ट करेंगे, फिर चेक करते हैं कहाँ तक पहुँचे, तो वही पता चल जाएगा। तो ये 2023 का है। तो ये PSB है, ठीक है। तो ये जो पेपर था ये 2022 का था, जो कि मैं 2023 कहा होगा, है ना। ये 2022 का था, ये हो गया आई थिंक, पूरा हो गया है ये। सो अभी A पार्ट सिर्फ कर रहे हैं, फिर हम B पार्ट पे आएंगे। सो ठीक है ना। सो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2022 वाला तो हो गया ना जी, हाँ ये कंप्लीट हो गया है, हाँ ये हो गया था। सो अभी आते हैं 21 वाले पे। तो ये 21 का हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है जी। सो ये 21 वाला स्टार्ट किया था, ये बहुत सॉल्व किए थे, कहाँ तक हुआ था देखो। सो ये सब हो गया था। देखो जी श्रीकांत, कहाँ तक थे हम लोग, आप तो रेगुलर हो ना, सर 15th। है ना। 15 पे ही थे, ये 12 रह गया, 12 हो गया था ऐसे। तो ये 14 15 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका आंसर में फंसा था ना 14 वाला, हाँ यस सर। इसका आंसर फंसा था। तो इसका ना मतलब काउंट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग कर रहे थे ना पहले, कि इसका फंसा था, कि लाइक हम लोग ये कह रहे थे ये 6 है, 6 है। तो F 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो इसमें बस इतना ही डिसाइड करना है। देखो इसमें मेनली जो कहना चाह रहा है, ये ऐसा ना हो। तो इसका दो चीज़ें हैं, कि एक तो I मस्ट नॉट गो टू I, एक तो ये है, एंड दूसरा है इफ I गोज टू J देन J मस्ट नॉट गो टू I। आपको ये काउंट करना है कि ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि I, मतलब यहाँ बोल रहा हूँ I है, सो ये I पे ना जाए, एंड इफ I गोज टू J, जहाँ IJ डिफरेंट है ना, IJ डिफरेंट है, तो I गोज टू J एंड J डज नॉट गो टू I, ये मतलब है इसका। सो यू हैव टू काउंट द पॉसिबिलिटीज की, है ना, ऐसे कितने होंगे। तो जैसे टोटल तो हमने काउंट किए थे, टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ, जो इसने कहा था ऑन टू भी है ना, बाइजेक्टिव है, तो टोटल बाइजेक्टिव कितने आए थे, हमें तो बाइजेक्टिव बनाना है ना। तो 6 फैक्टोरियल था ये, 720। 720। और हमने कहा कि आई पे नहीं जाएगा, है ना, और आई अगर जे पे जा रहा तो जे आई पे नहीं जाएगा, है ना, ये काउंट करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने आउटकम आएंगे टोटल। तो ये जो बनेगा, आई पे जाएगा उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है ये बताइए। तो हमने कहा था आई पे नहीं जाएगा, तो 1 जो है 1 पे नहीं जाएगा, तो 1 के पास टोटल 5 चॉइस है ना। फिर 2 पे नहीं जाएगा, तो उसके पास भी 5 चॉइस, लेकिन वैसा है ना कि एक तो मैप हो चुका है, 1 1 हमें बनाना है। सो वी हैव टू मेक अ 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये चीज़ है।
तो इसका कुछ कोई 6 चूज 1 कोई एक फिक्स कर लो एंड बाकी को हम 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कराते हैं। तो जैसे एक फिक्स कर दिया, उसको 1 को 1 पे भेज दिया, ऐसा। तो ये आई गोज टू आई का केसेस है। टोटल ये कितना, ये भी तो वही 720 हो जाएगा। अच्छा, तो एटलीस्ट 1 आई विल गो टू आई, इसका ये होगा। एटलीस्ट 1 आई विल गो टू आई। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? डिस्टिंक्ट, ये कितना होता है नो मैचिंग वाला, जो 7 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ये कितना आया था? ये हमने लास्ट टाइम शायद सॉल्व किए थे। तो ये है नो मैचिंग वाला केसेस हैं, लेकिन इसमें हमें वो केस हटाने पड़ेंगे जो ये है ना। तो ये बोल रहा ना आई डज नॉट गो टू आई, सो वही नो मैचिंग वाले केसेस हैं। ये कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व कीजिए। तो इसको नहीं, 6 फैक्टोरियल ना, और 6 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा ये। यहाँ 6 फैक्टोरियल है और ये आगे प्लस आएगा 1/6 फैक्टोरियल। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, इसको हटा दो। तो 6 फैक्टोरियल जो कि 720/2 360 एंड माइनस 3 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 120 है ना। फिर प्लस 4 फैक्टोरियल 24 से डिवाइड कर देंगे, 4 जा है ना, तो 120 को 4 से कर दो 30 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल, तो इसको 5 से कर दो 6, इसको 6 से डिवाइड कर दो प्लस 5, नहीं इसको हम 6 से डिवाइड करो 1 आएगा ना। तो ये 1 आ गया, कितना आ जाएगा 360 प्लस 30 प्लस 1, सो 371 माइनस 120 माइनस 6 126। तो ये कितना है? 265। सो ये था 265। ओके, यहाँ तक लास्ट टाइम भी पहुँचे थे। तो ये 265 वॉज एक्चुअली 265, पता है कैसे हैं? जहाँ आई डज नॉट गो टू आई, ये है 265 केसेस हैं वेयर नो नंबर विल मैप टू इटसेल्फ। मतलब 1 will not map to 1, 2 will not map to 2, and 3 will not map to 3, 4 will not map to 4, and 5 will not map to 5, 6 will not map to 6। ये है। सो इसके टोटल काउंटिंग जो है ना, इसके टोटल काउंटिंग ये आए हैं, है ना। और ये इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा केसेस भी हैं। तो ये टोटल केसेस इसका आया। अब हमें एक्चुअली इसका काउंट करना होगा कि हाउ मेनी केसेस आर देयर व्हेन आई गोज टू जे एंड जे डज नॉट गो टू आई। अगर ये आप काउंट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। फिर क्या करना है ना। तो एक्चुअली 265 ज्यादा है, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है। इनफैक्ट इसमें ये भी इंक्लूडेड है। तो जितना ये आएगा उसको उसमें से घटाना पड़ेगा, ये है। जैसे मैं कहूँगा मैं 2 चूज कर लेता हूँ, 1 2 चूज कर लिया मान लिया हमने, है ना। तो 1 2 चूज कर लिया, 6 में से 2 चूज कर लेते हैं। तो 1 को 2 पे भेज दिया, 2 को 1 पे भेज दिया। मैं फॉरवर्ड काउंट कर रहा हूँ कि जब आई जे पे जा रहा है जे आई पे जा रहा है, वैसे कितने केसेस होंगे। सो आई जे पे जा रहा है और जे आई पे जा रहा है, तो ये 6 2 2 अब यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो 6C2 हो गया। एंड नाउ इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 नंबर्स। क्या मैं किसी भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ? नहीं। यहाँ फिर से दिक्कत ये होगी कि यू कैन नॉट मैप 3 to 4 4 to 3, है ना, ऐसा वाला केसेस आएगा। तो 5 6 पे 6 5 पे, तो इसके केसेस मुझे ढूंढने पड़ेंगे। या तो पेयर वाइज अरेंज कर लेते हैं, है ना। ऐसे हो सकता है 1 4 4 1 इस तरह से पहले। मतलब ये आपको काउंट करना पड़ेगा, यही देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इन विच आई गोज टू जे बट जे डज नॉट गो टू आई। लाइक 1 गोज टू 2 बट 2 डज नॉट गो टू 1, है ना। तो क्योंकि वैसा होगा तभी जाके ऐसा होगा, है ना। ये है। ये ऐसा सोचो 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1 और समथिंग, तो उससे कर सकते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे तो ऐसे ही हो गया सर 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3, तो ये कितना आएगा? और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 15 से तो नहीं, तो ऐसे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक है ना, इसको काउंट करना पड़ेगा। यही थोड़ा काउंट करना इतना आसान नहीं है, बट यू कैन ट्राई, है ना। तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, बट है ना वो देखना टाइम लगेगा उसमें। तो समझ आ रहा करना क्या है। ये भी लास्ट टाइम पे मैंने यहीं पे छोड़ा था शायद, क्लास में भी ये तो मैं निकाल लिए थे, है ना। अब इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। आई गोज टू जे एंड जे डज नॉट गो टू आई, तो या तो ये काउंट कोड को एटलीस्ट 1 आई गोज टू जे एंड जे गोज टू आई, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी ये काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो हम कर रहे थे ये कितना आएगा? 6 चूज 2 15, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। ये कितना आएगा? तो है ना, तो ये 360 आ रहा है। और यहाँ से जो मैं निकाल रहा था ना, ये 5 आ रहा था कि, है ना, इसकी वैल्यू 360 है। और यहाँ जो हम कह रहे थे एटलीस्ट 1 होगा इज 5। क्योंकि आंसर मुझे ऐसा लग रहा है 120 के आसपास आएगा, ठीक है ना, ये है। बट हाँ मतलब ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, ट्राई करके देखो, देखता हूँ। सो थिंक यही है, आपको ट्राई करना है कि आई गोज टू जे एंड जे डज नॉट गो टू आई, तो ऐसे कितने पॉसिबल केसेस होंगे। तो ये मैंने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया। अब काउंटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट विल टेक टाइम। थोड़ा सोच के देखो क्या होता है, फिर अभी आगे बढ़ता हूँ अभी के लिए। इसमें क्या है, एफ 0 1 2 आर में मोनोटोनिक फंक्शन है सच दैट द नंबर ऑफ इट्स डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट्स इज फाइनाइट, ठीक है। सेफ 0 1 से आर में है, मोनोटोनिक फंक्शन है इस तरीके से कि नंबर ऑफ इट्स डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट फाइनाइट है। अच्छा, तो एक तो मोनोटोनिक फंक्शन है और पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइनाइट है, ठीक है, डोमेन 0 1 है। अब एम टी है एक्स रेज टू पावर टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। Which of the following statement is true? So there exists a t more than equal to 0 for which mt is not defined. Mt is finite for all t belongs to mt is defined and equal to this. तो इसको एक मैं छोटा सा एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे हम लोग ना क्या करते हैं, थोड़े प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं। तो इफ़ वी रिलेटेड विथ प्रोबेबिलिटी, तो जैसे मान लो f, है ना, f यहाँ क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है सच दैट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट इज दिस। सो कहीं ना कहीं इसको हम ऐसा सोच सकते हैं, एम टी इज समथिंग, अगर मैं एक्स टी को पीडीएफ बना दूं तो ये कहीं ना कहीं एक्स की पावर टी टाइप का है, यही ना। अगर मैं एक्स को पीडीएफ एफ को पीडीएफ जैसा सोचूं तो बस पीडीएफ इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, है ना, जिसका इंटीग्रेशन 1 होता है। ओके, फाइनाइट है ना, पॉइंट ऑफ फाइनाइट है, तो 0 इज ऑल्सो फाइनाइट, या एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ले लूँ। लेट्स से ऐसा लिखता हूँ मैं, एफ एक्स इज 1 व्हेन एक्स बिटवीन 0 एंड 1, है ना, एंड 0 अदरवाइज। जैसे अच्छा है कि हाँ 2 ले लो 0 से हाफ में एंड अदरवाइज, ठीक है।
क्योंकि 0 से 1 में ही मुझे डोमेन लेना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ 0 से 1 में, तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या हो रहा है, मैं डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो एफ मेरा 0 1 से मैं आर में डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स 0 से हाफ में ऐसा है और हाफ से 1 में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ई ऑफ एक्स की पावर टी निकालना चाहो तो 2 इंटू एक्स की पावर टी होगा डी टी या डी एक्स है ना, सॉरी डी एक्स, एंड एक्स 0 से हाफ होगा, तो ये तो फाइनाइट आ जाएगा जी, फाइनाइट आएगा ना। अच्छा, मोर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है ना, ये टी 0 के इक्वल की भी बात कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, तो एक्स की ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है 0 से 1 में, सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो हाफ पे, ठीक है। देयर इज जस्ट 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैं ऐसा ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 एंड 0 से हाफ, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, तो रखो जरा, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा हाफ की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1, यही आएगा, और ये फाइनाइट तो है, तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ टी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर विच एम टी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक ऐसा है जहाँ पे एम टी डिफाइन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो -1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है मोर देन इक्वल टू, तो मोर देन इक्वल टू मतलब अगर नेगेटिव के लिए सोचते तो होता कुछ ऐसा, एम टी इज फाइनाइट फॉर ऑल टी, मोर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, टी इज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, कह रहा है एम टी इज डिफाइंड एंड इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर ऑल टी, तो ये एग्जाम्पल जो हमने लिया उसमें सी तो आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं एम टी इन्फिनिटी के इक्वल है ना, फॉर ऑल टी तो इन्फिनिटी तो नहीं है, तो ये तो आउट हो जाएगा। एम टी इज डिफाइंड फॉर ऑल टी मोर देन देयर इज टी वन टी टू सच दैट एम टी वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड एम टी टू इज फाइनाइट। नहीं, तो अगर एम टी वन इन्फिनिटी हो गया तो डिफाइन थोड़ी होगा उस पॉइंट पे, ठीक है ना, डिफाइन तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, होगा तो ए या बी में से कोई एक होगा, ठीक है। अब बताओ क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एम टी डिफाइन ना हो, तो इसमें तो ऐसा कोई टी नहीं है जहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो एक एग्जाम्पल लेना फिर डिस्कार्ड करने के लिए, देखो एक फंक्शन लिया मैंने, मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक क्या, कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड मोनोटोनिक, लेकिन दिक्कत ये 0 से हाफ में मैंने 2 लिया, बाद में 0 ले लिया, तो मैं इसको उल्टा भी कर सकता था, पहले 0 लेता और बाद में 2 लेता, तभी मोनोटोनिक माना जाता। मोनोटोनिक तो अभी भी है, डिक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं, मोनोटोनिक तो अभी भी है, ऐसा तो कहा नहीं कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा तो उसने कहा नहीं, तो ये मोनोटोनिक भी है ये फंक्शन, और इसमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये अजम्पशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोनोटोनिक है, देयर इज अ 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये निकाला हमने, और इसने क्या, एक एग्जाम्पल लेना फिर गलत कहने के लिए ना, तो यहाँ कह रहा है एम टी फाइनाइट है हर टी के लिए, ये क्या फाइनाइट है हर टी के लिए, टी बहुत लार्ज होगा तो जाके तब भी तो एग्जिस्ट ही करेगी, अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी लूंगा तो क्या आंसर आएगी ये, तब भी ये 0 पे जाएगी, फाइनाइट ही होगी, तो ये है ना, ये गलत है, ये सही है, यहाँ पे देख लो, फाइनाइट आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल ने उसको ए को गलत कर दिया, ए सी डी को गलत कर दिया, तो इसलिए बी सही होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स एंड जी एक्स बी द cumulative distribution function of random variable xy then which of the following would not be CDF, कौन सा CDF नहीं होगा, तो आप ये जानते होंगे कि CDF में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, तो इसने कहा तो है नहीं कॉन्टिन्यूअस का है, कॉन्टिन्यूअस कहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम होगा, ये माइनस में ना प्रॉब्लम होगा, बिकॉज CDF इज राइट कॉन्टिन्यूअस, सो हमें पता है कि एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूअस, सो एफ माइनस एक्स मे नॉट बी राइट कॉन्टिन्यूअस, और ये फेल हो जाएगा, इसीलिए दिस विल नॉट बी द CDF, वाई, बिकॉज माइनस होने की वजह से ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, विल नॉट बी राइट कॉन्टिन्यूअस, एंड दैट्स वाई दिस इज नॉट द CDF, ठीक है। बाकी CDF होगा, आपको याद है ना CDF क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए,
ठीक है, ये आ जाएगा। Suppose that x and y are independent and identically distributed exponential random variable between 1 by lambda। अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है ये किसके इक्वल आएगा जी? तो ये तो मुझे लगता है सिंपल है, सिंपल है ना, कर लोगे आप लोग, इजी है ये तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो x मोर देन 4y इंटरसेक्शन x लेस देन 5y अपॉन प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5y। तो यहाँ से आ जाएगा x 4y से 5y में, और यहाँ आ जाएगा x 0 से 5y में, यही है। अब क्या करना, डबल इंटीग्रेशन लगाओ, डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई का दोनों है, एक 1 बाई IID है ना, मीन 1 बाई लैम्डा, तो रेट लैम्डा है। सो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई, डी वाई डी एक्स, या डी एक्स डी वाई कर लो, डी एक्स डी वाई, है ना। तो यहाँ x की वैल्यू 4y से 5y में, y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। ऐसे ही लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स, लैम्डा ई की पावर माइनस वाई, यहाँ भी रख लो डी एक्स डी वाई। ग्राफ बना के देख सकते हो ना। सो क्योंकि इसका सपोर्ट तो ये होगा ना, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये पूरा सपोर्ट है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ग्राफ जैसा भी हो, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू 5y है, क्या होगा, वाई 1 है तो x 5 है, इस तरह से कुछ होगा। एंड है ना, 0 से 5y, तो इस तरह से आ जाएगा 0 से 5y, x की वैल्यू x 0 से 5y है ना, y 0 से इन्फिनिटी, y कितना होगा, y 0 से इन्फिनिटी। पर चेक कर लेते हैं ग्राफ में देख के, अभी मैंने ऐसे ही जस्ट वो देख के बता दिया है, बट यू कैन चेक इन ग्राफ। तो जैसे x बराबर 4y, तो इस तरह से रहेगा, एंड तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 5y, तो y को 1 रखेंगे तो x 5 हो जाएगा, y को 1 रखेंगे x 4 होगा, ठीक है। तो y को 1 रखेंगे तो x 5 4, ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा। तो ग्राफ इसके बीच का है, तो x की वैल्यू 5y4, अच्छा यहाँ उल्टा हो रहा है, लेकिन हम तो इधर से करेंगे ना, लेफ्ट राइट, 4y से 5y, और ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, सही है। इसको इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन करना जानते हो, यू जस्ट इंटीग्रेट इट एंड उससे आंसर आ जाएगा। पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। ये कह रहा है कि x1 x2 आर IID एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, मतलब रेट हाफ, है ना। सो x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल मीन 2 मतलब रेट हाफ, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम, तो ये तो इजी नहीं है, आ जाएगा इससे, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टाइप का हो गया। तो वैसे भी अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं, मैक्स ऑफ x1 x2 प्लस मीन ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और आपको पता है x1 x2 IID है, सो मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 जो होगा, रेट ऐड हो जाता है ना, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, सो ये एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इससे इजी है, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा लो, यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड। तो यहाँ से हमें तो मैक्स चाहिए ही, सो मैक्स को रहने दो, और मीन का एक्सपेक्टेशन 1 है, यहाँ अलग अलग करो, सही है जी, देख लो रेट इसका, है ना, तो मीन हाफ है ना, मीन 2 था, ठीक है। तो ई ऑफ x1 ये मीन 2 है ना, इसका है, तो ये 4 हो गया। तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया जी, इसका एक्सपेक्टेशन आ गया 4 माइनस 1 विच इज़ 3, सो 3 इज़ द आंसर। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है। बाकी और भी तरीके हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो आप, तो वो भी तरीका है। तो आंसर इससे 3 आ जाए, तभी आंसर 3 ही आएगा। सो ये 19 जो है आपके पास, कि ये कह रहा है कि एक्स बी रैंडम वेरिएबल, एफ टी डिनोट द cumulative distribution function, मतलब CDF, MT MGF। So consider the following, FT is 1 minus f of minus t, MT is m of minus MT। क्या बोलना चाह रहा है, which of the following statement are individually equivalent to the random variable x being symmetric about 0। अच्छा, तो x is symmetric about 0, डेफिनेशन याद है,
x इज सिमेट्रिक अबाउट 0। इसमें कॉन्टिन्यूस तो लिखा नहीं ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होता तो वैसा होता। तो इसमें ये होता है कि कॉन्टिन्यूस x इज सिमेट्रिक अबाउट k, तो x लेस देन इक्वल टू k इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k। यही है। अब निकालो जी, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? सिमेट्रिक अबाउट 0 की बात कर रहा है ना, तो एम जी एफ एफ टी इज इक्वल टू एम जी एफ एट माइनस टी। तो इसका मतलब क्या, मीन 0 हो जाएगा, है ना? इक्विवेलेंट बोल रहा है, इक्विवेलेंट का मतलब होगा यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ। सो क्या ये ऐसा कहता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स सिमेट्रिक, इफ एंड ओनली इफ एक्स सिमेट्रिक। तो कुछ ऐसे रैंडम वेरिएबल जहाँ एम जी एफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो जहाँ एग्जिस्ट करेगा वहाँ हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में कॉची डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट 0 बट एम जी एफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ से तो आ जाएगा, इसको अगर लिखोगे तो ये है सी डी एफ एट के, अगर टी लिखना टी लिख लो, और इसको आप लिख सकते हो क्या, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन के, जो कि आ जाएगा 1 माइनस सी डी एफ एट के, लेकिन इसको हमने एक इंक्लूड के एक्स्ट्रा किया तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि बाद में ऐड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू के, ठीक। अच्छा, मुझे तो माइनस टी में लाना था ना। तो ये जो थ्योरम होता है कि सी डी एफ ऑफ एक्स के माइनस एक्स, ये होता है ना कि x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस एक्स, ये होगा। सो एम जी एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, एम जी एफ ऑफ एक्स माइनस टी, है ना। तो ये तब है जब एम जी एफ एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्टेंस की गारंटी दे रहा है तो दूसरा सही है। पहला वाला भी मुझे लग रहा है ठीक है, एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सिमेट्री का डेफिनेशन देखो एक बारी, सिमेट्री का जो डेफिनेशन कहता है कि कहता है एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट के, एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट के इफ एंड ओनली इफ सी डी एफ एट एक्स प्लस के प्लस सी डी एफ एट एक्स माइनस के, ठीक है। ये के प्लस एक्स के माइनस एक्स, एक्चुअली के प्लस एक्स, डेफिनेशन देख लेना बुक में ना, के माइनस एक्स इज 1, ये है डेफिनेशन। तो पहला तो ठीक है, मुझे लग रहा है पहला इज फाइन, के को 0 रखेंगे सही है। दूसरा वाला तब सही होगा जब एम जी एफ एग्जिस्ट करने की गारंटी हो। सो फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें स्टैंडर्ड कॉची इज सिमेट्रिक अबाउट 0 बट एम जी एफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो एम जी एफ जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इक्वल होने कैसे बात होगी? तो मैं ये गलत इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि एम जी एफ अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये आउट हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब था इफ एंड ओनली इफ। तो ऐसा है, देखो दिस विल गारंटी कि एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट 0 बट एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट 0 डज नॉट गारंटी दिस, बिकॉज इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कॉची एम जी एफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉची की वजह से मैं इसको गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सही है, ये गलत है स्टैंडर्ड कॉची की वजह से। सो 1 बट नॉट 2, ठीक है। ड्यू टू स्टैंडर्ड कॉची हमने इसको आउट किया। दूसरा तो डेफिनेशन है जस्ट, सपोज दैट x1 x2 आर IID एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्बडा। अच्छा, तो फिर से वही हो गया कि x का मीन लैम्बडा है तो रेट 1 बाई लैम्बडा हो जाएगा, ये है।
एंड वाई एन है एक्स वन स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर, देन वेरियंस ऑफ दिस, तो इजी लग रहा फिर से नहीं, यहाँ से वेरियंस ऑफ एक्स कितना होगा, मीन लैम्डा है, वेरियंस लैम्डा स्क्वायर, ई एक्स कितना होगा लैम्डा, सो ई एक्स स्क्वायर कितना होगा, सो वेरियंस प्लस मीन स्क्वायर जो कि होगा 2 लैम्डा स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ वेरियंस ऑफ वाई एन की तो कितनी होगी, तो व्हाट इज द वेरियंस ऑफ वाई एन, लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर 2 एन लैम्डा स्क्वायर, देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से ई एक्स स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर है, तो 2 एन लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 2 एन लैम्डा स्क्वायर बाई एन, एन एन कट गया तो एन की जरूरत ही नहीं है, तो 2 लैम्डा स्क्वायर शुड बी आंसर अकॉर्डिंग टू मी, देख लो, ठीक है जी, तो 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा। वन इज द मीन एंड द वेरियंस ऑफ अ सेट, द मीन एंड वेरियंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10 एंड 25, ठीक है, सो मीन 10 है, वेरियंस 25 है, सो मतलब है ना एक्स बार जो है इज 10 एंड वेरियंस जो है एक्स डेटा का वो 25 है। When two new observations are included in the set, जब टू न्यू ऑब्जर्वेशंस को आप इंक्लूड कर रहे हो सेट में, ठीक है, बोथ द मीन एंड द वेरियंस रिमेन्स द सेम, अच्छा दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करने के बाद भी मीन वेरियंस सेम ही रहता है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ भाई। जैसे अभी मैं सिंपल दो डेटा की बात करता हूँ, या मान लो अभी एक एग्जांपल के लिए मीन 10 है और वेरियंस 25, कोई दो नंबर ऐसा बता सकते हो क्या, एनी टू नंबर जिसका मीन 10 हो वेरियंस 25 हो, जैसे x1 प्लस x2 बाई 2 इज 10 और वेरियंस कितना होता है कि ये होगा 1/2 समेसन एक्स आई माइनस 10 का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 2, दिस इज 25, जस्ट मैं वो नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 50 हो जाएगा, सो x1 माइनस 10 का स्क्वायर x2 माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 50, एंड x1 प्लस x2 यहाँ से जो है ये है 20, है ना, ऐसा है, तो क्या ऐसा कोई नंबर निकाल पाएंगे हम लोग, तो यहाँ से मैं अगर x2 को हटा दूँ, x1 माइनस 10 होल स्क्वायर और x2 यहाँ सर से 15 and 5। आ जाएगा 15 एंड 5, फाइन, देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, 50 ना 25 25 हो जाएगा, ओके ठीक है, सो 25 25 50 हो जाएगा, तो 15 एंड 5 आर दैट टू नंबर जो मुझे चाहिए, तो चलो 5 एंड 15 कर देते हैं ऐसा। अब ये कहना चाह रहा है कि टू नंबर आप ऐड करो और उसके बावजूद कि नंबर क्या हो मीन वेरिएंस सेम रहे, है ना, तो मैं जस्ट टू के लिए भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, द टू न्यू ऑब्जर्वेशन आर 10, the two new observation are 20 and 0, the two observation cannot be uniquely determined unless the number of observations are taken, and the two new observations are 15 and 5, okay, तो अगर मैं ऐसे मान लो 10 10 कर दूं तो x बार क्या रहेगा 40, तो 40 बटे 10 10 रहेगा, वेरिएंस कितना आएगा, सो अब जो वेरिएंस आएगा आपके पास दैट विल बी समेसन वही एक्स आई माइनस 10 का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 4 हो गया यहाँ पे, अब 4 नंबर मेरे पास हो गए ना, तो ये तो मुझे लगता है सेम ही आएगा, ये 50 ही आ जाएगा, फिर से आ जाएगा ना, बट व्हाट इफ मैं 3 नंबर लिया होता तो तब भी सेम होता, पचास ही रहेगा ना, चेक कर लो, क्योंकि 10 माइनस 0 0 0 हो जाएगा, तो इससे इस एग्जाम्पल से ये समझ आया कि डी वाला आउट हो जाएगा
एंड बी वाला आउट हो जाएगा। अब ए या सी करेक्ट होगा। तो ए सी में से एक है ना, हमने एक एग्जांपल लिया जस्ट, वी कंसीडर टू नंबर्स 15 एंड 5 एंड 15 जिसका मीन 10 है, वेरिएंस 25 है, ठीक है। अब 10 ऐड किया तो ओके है। अब जल्दीबाजी में ये नहीं ऐड कर देंगे तो ये हो सकता है सिर्फ हमने जो एग्जांपल लिया उसके लिए ट्रू, इट्स नॉट ऑलवेज। सो ये हम तब जस्टिफाई कर पाएंगे जब हम 3 नंबर लेके देखें तब भी सेम हो। एक 2 नंबर लिया तो है ना, ये इजिली आपको मिल गया। बट व्हाट इफ वी टेक 3 नंबर्स जिसका एवरेज 10 हो एंड वेरिएंस 50 हो, नहीं वेरिएंस 25 ना, 25 हो, हाँ। तो ये कितना आया था, यहाँ 1/4 भी तो करना पड़ेगा ना। एक मिनट देखो, ये देखो ठीक से, 1/4 भी तो कितना आता है ये, 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 भी करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वेरिएंस निकाल के देखो क्या आएगा। यहाँ से मीन तो ठीक है, सबको ऐड किया 40 हो गया 10, वेरिएंस होगा 1/4 समेसन आई फ्रॉम 1 to 4 एक्साइज दिस। सो ये क्वेश्चन है 5 - 10, 5 तो 25, 15 - 10 5, तो फिर ये 25 0 0 हो जाएगा अपॉन कितना आएगा, ये तो 4 आ गया, कितना आया जी, तो 50/4, ये 25 तो आया ही नहीं ना। तो इसका मतलब 10 वाला भी आउट हो गया। एक मिनट, तो हमने तो ये कह दिया कि एक मिनट, तो ये हमने तो एग्जाम्पल गलत कंक्लूड कर लिया ना। देखो मैं फिर से कंक्लूड करता हूँ। अभी मैंने कहा कि मेरे पास नंबर है 5 and 15, सो नाउ मीन इज 10, वेरिएंस इज 25। ये एग्री करते हैं, देख लीजिए सब लोग। सो अब मैंने कहा कि 2 नंबर ऐड करते हैं, जैसे 10 ऐड किया, जैसे ऑप्शन 1 ने सजेस्ट किया, तो इससे मीन जो आया वो तो 10 आ गया, लेकिन वेरिएंस 25/2 आया है। चेक करो, तो ये पहला अब आउट हो गया। एक्चुअली पहले मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि 25 आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो सिग्मा स्क्वायर आएगा, है ना, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे। तो एक्स बार तो 1/n समेसन एक्स आई, एंड सिग्मा स्क्वायर इज 1/n डिस्क्रिप्टिव में एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ये आएगा, ठीक है। सर आपने ऑब्जर्वेशन में 5 और 15 क्यों लिया है ये 10 के साथ? उसने कहा 2 न्यू ऑब्जर्वेशन इंक्लूड किया ना। हाँ तो हमें 2 न्यू निकालनी है ना, तो मतलब ये होगा ना 10 25 10 10 10 25 20 0 10 25 15 5। नहीं नहीं नहीं, व्हेन 2 न्यू ऑब्जर्वेशंस आर इंक्लूडेड इन द सेट, पहले हमारा सेट है 5,15, ठीक, यहाँ ठीक है ना। इनिशियली इसने कहा था वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो दिस इज 515, ओके ओके ओके, हाँ सर, है ना। मैं अब उसने क्वेश्चन कहा पूरा 2 और अंडरस्टैंड। इंक्लूड कर दो, तो 515 तो रहेगा ही, 2 और इंक्लूड कर दिया हमने 10 10, तो उससे ये आ कि तो गलत हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 5 15 इसका एवरेज कितना आएगा, 10 तो आ जाएगा, है ना। और वेरिएंस कितना आएगा इसका, ये 25 आ जाएगा। सो 1/4 ये आ जाएगा ना, 25 25 25 25 ये आ जाएगा, है ना। तो 4 बार 25 आएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा। बट जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि हमने एन को 2 फिक्स कर रखा है, इसने एन फिक्स नहीं किया था। यस सर। तो जल्दीबाजी नहीं की, ये सही होगा, हो सकता है 4 नंबर ले और ये आउट हो जाए इस तरह से। सो व्हेन 2 न्यू ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी इंक्लूडेड, आई थिंक मुझे लगता है सी वाला ही सही होगा, ठीक है ना। तो इसे बोला 2 न्यू ऑब्जर्वेशन ये होगा, तो ये यहाँ आउट हो गया, ठीक है। अच्छा कैसे मैं बोल रहा हूँ आउट हो गया, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका एवरेज कितना रहेगा, एवरेज ही नहीं आएगा 25, है ना। एवरेज आपका 10 नहीं आएगा, एवरेज आएगा जी 10, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है 20 40 10, 10 आ जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, तो 5 - 10 25, फिर आएगा यहाँ पे 100/4, सो 25 25 और 100 हो गया ना ये तो, 20 - 10 10 का स्क्वायर 100, तो ये 150/4 हो गया, तो ये तो आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये सही हो गया, देख लो। एक मिनट, मैंने किसको गलत किया अभी,
एक मिनट एक सर मिनट। आपने बी चेक करके डी को क्रॉस कर नहीं दिया। नहीं ना, ये अभी इसको चेक नहीं किया हमने, अभी इसको हाँ चेक नहीं, हमने बी को क्रॉस किया ना। इसकी वजह से ये आउट हो गया, क्योंकि ये 25 नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 25 नहीं आ रहा, तो ये आउट हो गया। अब मुझे सी और डी में डिसाइड करना है। अब इतना करने के बजाय हम, चलो हमने तो डिसाइड तो कर लिया, अगर ऐसे ही सोचते हम कि क्या लगता है आपको, जैसे सीधा सीधा हम डी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखिए, मैं अभी मानता हूँ कि x1 x2, चलो अभी x3 ले लिया, है ना, तो इसका मीन कुछ आएगा x बार, ठीक है। तीन नंबर ले लिया हमने, तो x बार जो है 10 है अभी मेरे पास, ठीक है। तो मैं ए बी आउट हो चुका है ना, अब मुझे सी डी पे बात करना है, तो सी डी पे बात करते हैं ना। सो ए बी हमारा आउट हो चुका है एग्जाम्पल लेके। अभी सी डी, ऐसा लग तो रहा है सी डी सी सही होगा, लेकिन इसको जस्टिफाई करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको x1 x2 x3 तीन नंबर लेते हैं, तो ये तो पता ही है हमें। सर जिस तरीके से हमने ए बी डिस्कार्ड किए हैं उस तरह से तो डी सही जा रहा है ना अपना। हाँ, उस तरीके से डी सही जा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल ट्रू की गारंटी नहीं देगा ना। व्हेन यू टेक एग्जाम्पल, वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स। अगर एक एग्जाम्पल उसके अगेंस्ट आ गया तो फॉल्स हो गया। करोड़ों एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट के सपोर्ट में स्टिल मे नॉट बी ट्रू। तो एक एग्जाम्पल के वजह से हम बोल नहीं सकते डी ट्रू है, मुझे उसके लिए देखना पड़ेगा क्या हर एग्जाम्पल ये फिट होगा, तब जाके बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल फिट होगा तो डी सही हो जाएगा। तो वही तो देख रहा हूँ कि डी को मैं आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड कर देता हूँ, x1 x2 x3, और मेरे पास है 15 और 5। सो अब x बार कितना आएगा, तीनों का सम करेंगे तो 30 + 20/5 हो जाएगा, तो ये 10 तो आ जाएगा। अब मेन है वेरिएंस की बात, तो हमें वेरिएंस पता है कि x1 - 10 होल स्क्वायर, x2 - 10 होल स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास कितना है 3 है यहाँ पे, ठीक है। और ये इक्वल है 25 के, ठीक है जी। ये हमें गिवन था, वो डेटा यूज़ कर रहा हूँ जो गिवन है। तो यहाँ से आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 आ जाएगा ना। x1 - 10 होल स्क्वायर, x2 - 10 होल स्क्वायर, x3 - 10 होल स्क्वायर इज 75। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें जरा निकालते हैं वेरिएंस। तो वैसे ही होगा, x1 - 10 होल स्क्वायर, x2 - ये 75 आएगा, प्लस 15 - 10 कितना आएगा 5, सो 25, 5 - 10 25। और अब कितने नंबर्स मेरे पास है, 1 2 3 4 5, सो यहाँ से तो 25 फिर से आ गया, आएगा जी देखो। ओके, यस सर। सो अगर मैं यहाँ पे n लिया होता 3 के जगह, अब जनरलाइज करते हैं, देखो अभी मैंने 2 के लिए वेरीफाई किया, डी सही आया, 3 के लिए वेरीफाई किया तब भी डी सही आ गया। तो अब मैं n के लिए ट्राई करता हूँ। सो नाउ आई हैव डेटा x1 x2 xn, सो इसका एवरेज है ना 10 है, तो इससे ये समझ आ गया। तो ये हम शुरू में भी कर सकते थे प्रूफ, अब मैं प्रूफ लिख रहा हूँ एक्चुअली। सो ये हम इनिशियली भी कर सकते थे, ठीक है ना, 10n होगा, ठीक। अब यहाँ से सिग्मा स्क्वायर जो है समेसन xi - 10 का होल स्क्वायर अपॉन n, ये आपका 25 है। तो हम इनिशियली प्रूफ कर सकते थे, जो कि मैं एग्जाम्पल लेकर ट्राई करना चाह रहा था। सो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इफ़ यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हेयर, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, समेसन xi - 10 होल स्क्वायर जो है i फ्रॉम 1 to n, ये कितना आ जाएगा 25n। यहाँ तक ठीक है। अब मैं दो नंबर इंक्लूड करता हूँ, देखो, तो यहाँ से x1 x2 xn मेरे पास ऑलरेडी है, अब मैं 2 नंबर इंक्लूड करता हूँ 15 और 5। तो अब x बार क्या आएगा, तो इन सब का सम जो कि मेरे पास ऑलरेडी है 10n, सो 10n और इन दोनों का सम 20, कितना डेटा टोटल मेरे पास है n+2, तो स्टिल ये 10 आ गया। अब मैं सिग्मा स्क्वायर निकालता हूँ 1/n+2, क्योंकि मेरे पास n+2 नंबर है। अब ये होगा समेसन xi - 10 का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n+2, तो इसको ब्रेक करो 1/n+2, पहले n नंबर्स, तो पहले n नंबर से करस्पॉन्डिंग जो सम आएगा वो ये आएगा, तो ये आएगा 25n, और नेक्स्ट 2 अगर लोगे तो फिर से
15 माइनस 10, 5 का स्क्वायर 25, 25, इट्स 25। तो क्या समझ आया? दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो अब हमने जस्टिफाई कर दिया। तो शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एन चेंज करने पे आंसर चेंज होगा, बट चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज अ प्रूफ, जो मैंने अभी लिखा दैट इज अ प्रूफ एक्चुअली। ठीक है, सो दैट विल होल्ड फॉर एवरी एन, नॉट फॉर 2, नॉट फॉर 3, नॉट फॉर एवरी, है ना, मतलब नॉट यस जस्ट सर। फॉर 2 3, है ना। तो ये है, तो इस तरह से आप प्रूफ लिख सकते हो। सो यू, है ना, यू माइट हैव स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ओनली प्रूफ, बट हम डिस्कार्ड करने की कोशिश में थे। ये है, ठीक है। तो उससे क्या, अगर प्रूफ लिख लेते तो डायरेक्टली सही हो जाता। एनीवे, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये एन कुछ भी हो, वो लास्ट के दो नंबर को 15 और 5 ही होना पड़ेगा, तभी जाके वैसा होगा। तो कंसीडर डेटा ऑन 3 वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड, सपोज दैट लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन वाई ऑन एक्स वाई एंड, अच्छा ऑन जेड, वाई ऑन एक्स वाई, नहीं वाई ऑन एक्स कॉमा वाई ऑन जेड। अच्छा, तीन अलग अलग है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन अलग अलग है। ठीक है, सपोज लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, y on z, x on z are performed if the slope coefficient of each of the three regression is 2. So what can be said about the slope coefficient of least square regression of y on this? So आपको पता है ना, जैसे रिग्रेशन y on x, मतलब y गिवन x इज इक्वल टू x, so ये मान लो आएगा अल्फा प्लस बीटा 1x। रिग्रेशन लाइन y on z, so this will be alpha 2 plus beta 2z। regression line x on z, so that will be alpha 3 plus beta 3z। now they are saying कि स्लोप, तो mx प्लस c जो लाइन होती है उसमें स्लोप क्या होता है, m, so slope here is beta, so all beta i's are 2, they have given slope is beta, है ना, y बराबर mx plus c, है ना, तो slope is this, so beta I is 2। what is the regression line of y on x प्लस वाई जेड, है ना। तो इसको अगर लिखोगे आप, तो जो भी होगा तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस, है ना, ये अगर टी होगा तो ये सम बीटा 4 या अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड काइंड, जो भी गिवन होगा, या जो भी अगर टी है तो टी रहेगा, है ना, मान लो ये टी गिवन है फॉर एग्जाम्पल, तो ये टी रहेगा, है ना। तो पूछना क्या चाह रहा है ये, द स्लोप कोइफिशिएंट ऑफ लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन दिस, ये बीटा 4 है ना, तो जो भी है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 टी, इस टाइप से रहेगा। तो बीटा 4 के बारे में क्या कह सकते हो, ये कहना चाह रहा है ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वेदर इट इज मोर देन 2 और लेस देन 2, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 2। बताइए जी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या सही होना चाहिए? कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? सोचिए इसका, सोचिए, थिंक ऑफ दिस, व्हाट विल बी द आंसर। सिंपल रिग्रेशन का, हालांकि एक्सपेक्टेशंस पे है ये, तो स्लोप चेंज होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहा है ना। एक्स प्लस जेड कर दिया, अच्छा वाई ऑन एक्स प्लस जेड,
ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर पता आप लोगों को क्या होता है? तो इन दिस लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जैसे पहला कह रहा था ना कि एक्स ऑन वाई है, तो जैसे ये जो है वाई बराबर मैं लिखा था ना अल्फा प्लस बीटा एक्स ना, ई ऑफ वाई गिवन एक्स को ऐसे लिखते हैं. सो व्हाट इज द बीटा हैट, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा? ऐसा होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई, ये आएगा. ठीक है, और ये आपका 2 है. फिर ऐसे ही जैसे लिखा ना, मतलब बीटा 1 अल्फा 1, तो बीटा 1 हैट. ऐसे ही बीटा 2 हैट जो होता, तो ये वाई जेड का था. सो कोवेरियंस ऑफ वाई जेड अपॉन वेरियंस ऑफ जेड इज 2. बीटा 3 हैट जो होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड अपॉन वेरियंस ऑफ जेड इज 2. तो यहाँ से क्या समझ आया? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दे तो क्या मिला हमें? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज 2 टाइम सिग्मा वाई स्क्वायर. कोवेरियंस ऑफ वाई जेड इज 2 टाइम सिग्मा जेड स्क्वायर. and covariance of xz is also 2 टाइम सिग्मा जेड स्क्वायर. अब मेरा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस जेड, तो इट इज समथिंग लाइक अल्फा 4 प्लस बीटा 4 है ना, x प्लस जेड जो भी गिवन होगा, तो जो भी गिवन है, तो इसका मतलब हुआ कि बीटा 4 हैट क्या होगा? कोवेरियंस बिटवीन, क्या होता है, जैसे एक्स वाई लिख रहा था ना मैम, वाई गिवन एक्स, एक मिनट में लिखने में है ना, जो गिवन है वो नीचे आता है एक्स ऑन वाई ना, तो यहाँ पे क्या आता है? एक्स आता है. ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा? जो गिवन है वो आएगा. तो गिवन क्या है यहाँ पे दूसरे वाले में? जेड एक वाई ऑन एक्स. हाँ ठीक है, बाकी में ठीक है ना, बाकी में ठीक है. जेड जेड यहाँ एक्स आएगा, नॉट वाई, क्योंकि एक्स ऑन वाई था, वाई ऑन जेड था, तो वाई ऑन एक्स, तो यहाँ एक्स आएगा ना, तो यहाँ 2 टाइम वेरियंस एक्स आएगा. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा गिवन क्या है दिस, सो y कॉमा एक्स प्लस जेड अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स प्लस जेड. नाउ कैन यू कंपेयर दिस? अब नहीं आ जाएगा, इन तीनों को यूज कीजिए. हमें ये 3 रिलेशन दिया हुआ है, सो वी आर यूजिंग लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर. वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, यूज दैट क्वांटिटी. जरा सॉल्व करके बताइए, बीटा हैट 4 जो है, बीटा 4 हैट जो है वो क्या आएगा? 2 से कम आएगा, ज़्यादा आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा? देख लो, इसको ओपन करो, ओपन करना आता है ना. सी हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स प्लस कोवेरियंस ऑफ वाई जेड अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ जेड. और यहाँ पे कुछ बोल रखा है, डिपेंडेंट नहीं बोल रहा, कोवेरियंस हो जाएगा वेरियंस एक्स प्लस वेरियंस जेड कोवेरियंस एक्स जेड, और सब डेटा यहाँ पे है. तो इसको ठीक से मिनिमम वो करो तो ये लेस देन 2 आएगा. ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन करो एंड दिस 3 रिजल्ट यूज करो, यू विल गेट इट इज लेस देन 2. तो यहाँ आंसर आएगा लेस देन 2. चेक कर लो एक बारी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है ना, तुम एक बार चेक करना, बस वेरीफाई करो. यू जस्ट ओपन दिस, यूज दिस रिजल्ट एंड कंपेयर इट, तो उससे आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो कल ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना, कल की क्लास जो होगी 23 से स्टार्ट करके 30 तक कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, सो अभी यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू.